6 फरवरी 1996 ग्रेट फॉल्स, अमेरिका के मोंटाना स्टेट का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। मंगलवार की सुबह थी। करीब 7:30 पर 10 साल का जैकरी जर्क्सिस रैमसे घर से बाहर निकला। सब उसे प्यार से जैक बुलाते थे। वो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार था। उसने नीली डेनिम जैकेट पहनी थी, अंदर नीली फुटबॉल जर्सी जिसके पीछे उसका सरनेम लिखा था, नीचे जीन्स और पैरों में काले हाई टॉप जूते थे। सड़कों और फुटपाथ पर बर्फ जमी थी। चलते चलते वो बर्फ के साथ खेलते हुए उसे किक मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैक व्हीटियर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, जो उसके घर से सिर्फ 6 ब्लॉक दूर था। उसे टीचर्स के साथ साथ सभी बच्चे भी पसंद करते थे। मिलनसार, जोशीला, वो हर वक्त खुश और हंसता रहता। अक्सर वो सुबह स्कूल की पहली बेल बजने से पहले ही पहुंच जाता ताकि क्लास शुरू होने तक दोस्तों के साथ थोड़ा खेलकूद और दौड़ भाग कर सके। ये उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। उसके स्कूल जाने के रास्ते में कुछ भी अलग नहीं था। वही जानी पहचानी गलियां, वही मोड़। वो ये रास्ता कई बार तय कर चुका था। कभी कभी जल्दी पहुंचने के लिए वो पीछे वाली एक गली से शॉर्टकट ले लेता था। वो कोई सुनसान या छुपी हुई जगह नहीं थी, बस इलाके का ही हिस्सा थी जिसे वो अच्छी तरह जानता था। लेकिन उस सुबह उस शॉर्टकट गली के बीच ही जैक अचानक गायब हो गया। जब वो स्कूल नहीं पहुंचा तो उसके दोस्तों ने सोचा शायद वो घर पर बीमार होगा। स्कूल के नियम के मुताबिक स्टाफ ने उसकी मां को फोन करके उसकी एब्सेंट की जानकारी दी। मां ने घर में ढूंढा, आसपास देखा, लेकिन जैक का कहीं पता नहीं चला। तब उन्होंने जैक के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। ग्रेट फॉल्स में खबर तेजी से फैल गई। 10 साल का बच्चा जो सुबह स्कूल जा रहा था अचानक गायब हो जाए, ये बात पूरे शहर के लिए समझ से बाहर थी। आंकड़े बताते थे कि 1995 और 1996 में मोंटाना में औसतन हर 6.5 घंटे में एक हिंसक अपराध दर्ज होता था। लेकिन ये मामला अलग लग रहा था। ये कोई रात के अंधेरे में छुपकर किया गया अपराध नहीं था। तलाश फौरन शुरू हो गई। पुलिस, वॉलंटियर्स और रेस्क्यू टीमें इलाके में फैल गई। खास ध्यान उस गली पर दिया गया जहां से जैक गुजरा था। तलाश के दौरान कुछ कपड़े मिले जो जैक के पहने हुए कपड़ों जैसे थे। गली के पास एक कचरे के डिब्बे में नीली जीन्स मिली और पास ही एक खेत में उसकी नीली डेनिम जैकेट पड़ी मिली। गवाहों के बयान से कुछ अहम बातें सामने आईं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने उस सुबह जैक को देखा था, बिल्कुल उसी कपड़ों में स्कूल की तरफ जाते हुए। एक शख्स ने कहा कि उसने उसे गली में खड़े देखा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। गली के सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाले एक परिवार ने बताया कि उन्होंने एक सफेद रंग की कार को लगभग जैक से टकराते हुए देखा था। गली के दूसरे छोर के पास एक और गवाह ने बताया कि करीब 7:45 पर उसने जैक को रोते हुए देखा और उसके पीछे एक भारी भरकम आदमी चल रहा था। एक गवाह ने दावा किया कि वो उस आदमी को पहचानता है। उसने बताया कि उसने उसे पहले भी इलाके में कूड़ा फेंकते वक्त देखा था। उस दिन वो नेवी ब्लू रंग की पुलिस जैसी जैकेट पहने हुए था। उसी गवाह ने यह भी कहा कि उसने जैक को गली में मुड़ते देखा, जबकि वो आदमी एक कचरे के डिब्बे के पास खड़ा था। उस गवाह ने उस आदमी का नाम नथानियल बार जोना बताया, एक ऐसा शख्स जिसका बच्चों से जुड़े अपराधों का पुराना रिकॉर्ड था। और जॉन कैमरन सचमुच चिल्लाया, हे भगवान, उसने उसे खा लिया। जैक के साथ उस सुबह आखिर क्या हुआ, ये समझने के लिए इन्वेस्टिगेशन को उस आदमी के अतीत में गहराई से झांकना जरूरी था, क्योंकि शायद वही अतीत इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। नथानियल बार जोना का जन्म 15 फरवरी 1957 को वॉचेस्टर, मैसाचुसेट्स में हुआ, लेकिन उस समय उसका नाम डेविड पॉल ब्राउन रखा गया था। हम आगे की कहानी में जानेंगे कि उसने अपना नाम क्यों और कब बदला। 3 बच्चों में सबसे छोटा, उसे ऐसा परिवार मिला जिसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जन्म से ही उसमें कुछ अलग होने के साइंस दिखने लगे थे। बचपन से ही उसे खाने का बहुत ज्यादा शौक था और हमेशा भूख लगती रहती। जितना खाकर भी वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता था। उसका वजन भी काफी बढ़ गया, जिससे हिलना डुलना मुश्किल हो चुका था। उसका शरीर बहुत कमजोर था। साथ ही एक और अजीब बात थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था
कि कोई उसे छुए। जहां बाकी छोटे बच्चों को लोग प्यार से छूकर सहलाते हैं, डेविड किसी को भी खुद को छूने नहीं देता था। सिर्फ 3 हफ्ते का होने पर उसे हाइड्रोसेफेलस नाम की बीमारी हुई, जिसमें दिमाग में पानी जमा हो जाता है और दिमाग पर दबाव बनता है। धीरे धीरे वो ठीक हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी का ये शुरुआती हफ्ता शायद उसके पूरे भविष्य पर गहरा असर छोड़ गया। 3 साल की उम्र तक आते आते ब्राउन परिवार लांटाना, फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया। यहीं उसने बचपन बिताया। उसके पिता फिलिप ब्राउन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक के रूप में काम करते थे। वो एक सख्त और डिसिप्लिन्ड पिता थे और अपने बच्चों से भी यही उम्मीद रखते थे। लेकिन डेविड उन बच्चों में से नहीं था जो आसानी से बात मानते हो। उसे संभालना मुश्किल था। वो अपने भाई बहन से दूर रहता और उनके साथ कोई खास रिश्ता नहीं बनाता। धीरे धीरे चोरी करना उसकी आदत बन गई। ये सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं था, वह दूसरों के बच्चों से भी चोरी करता। फिलिप को लगता था कि यह व्यवहार उसके बेटे में क्लेप्टोमेनिया की वजह से है, यानी चोरी करने की बीमारी। लेकिन उनका डर सिर्फ बेटे की चोरी की आदत से ही नहीं था। उन्होंने डेविड के इस व्यवहार को उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जोड़ दिया। यानी उन्हें शक था कि शायद उसकी पसंद किसी लड़की की बजाय लड़के की ओर है, या कुछ अलग है जिसे नॉर्मल नहीं माना जाता। उस समय के समाज में इन बातों को बहुत गंभीरता से परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जाता था, और इसी डर की वजह से घर में डेविड को अक्सर सख्त सजा दी जाती, मोटे चमड़े की बेल्ट से। चाहे ये बीमारी की वजह से हो, घर की सख्ती की वजह से, या उसकी खुद की आदतों की वजह से, डेविड का व्यवहार दिन ब दिन परेशान करने वाला होता गया। वो अपनी त्वचा को बार बार नोचकर घाव बना देता, और जब उस घाव की ऊपर की चमड़ी सूख जाती तो वो उसे मुंह में डालकर चबाता रहता। फिर वो उस घाव को खून निकलने तक नोचता। कभी कभी वो ऐसी चीजें भी खा जाता जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। ये उसका रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। स्कूल वाले परेशान हो गए, दूसरे बच्चे डरने लगे। बार बार उसकी माँ को फोन किया गया, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। उसकी माँ पर कोई असर नहीं दिखता था, जबकि दूसरों को उसका व्यवहार बहुत परेशान करने वाला लगता। जहां लोगों को उसकी हरकतें अजीब और खतरनाक लगती, वहीं उसके घर वालों के लिए वो सब आम बात बन गई थी। 1964 में जब परिवार वापस वॉचेस्टर आया तो अजीब और भयानक के बीच की सीमा साफ दिखने लगी। डेविड, जो खुद भी सिर्फ 7 साल का बच्चा था, वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक 6 साल की लड़की को अपने बेसमेंट में ले गया। उसने कहा कि वो उसे विजा बोर्ड दिखाना चाहता है, जो उसे हाल ही में मिला था। एक ऐसा बोर्ड जिस पर अक्षर और नंबर होते हैं और लोग इसे आत्माओं से सवाल करने या खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां पहुंचने के बाद उसने एक रस्सी से लड़की का गला घोंटने की कोशिश की। लड़की ने चीखना शुरू किया। उसकी चीखें सुनकर डेविड की मां फौरन नीचे आ गई। बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इसे वहीं दबा दिया गया, ये सोचकर कि बच्चे ने गलती से ऐसा किया होगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह सिर्फ बचपन की अजीब आदत नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। 1973 तक आते आते चेतावनी के साइंस अब छुपे हुए नहीं थे, वो साफ दिखाई देने लगे। उसी साल 16 साल का डेविड, जो अब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसने अपना शिकार ढूंढ लिया। उसके निशाने पर वेबस्टर में रहने वाले 2 छोटे लड़के थे, करीब 8 या 12 साल के। उसने बहुत चालाकी से उन दोनों लड़कों के लिए एक चिट्ठी तैयार की। मैगजीन से शब्द काटकर जोड़े गए थे ताकि वो पूरी तरह गुमनाम और रहस्यमय लगे। उस चिट्ठी में उसने लड़कों से कहा कि अगर वो उससे वहां के कब्रिस्तान में मिले तो उन्हें $20 मिलेंगे, जो उस समय बच्चों के लिए काफी बड़ी रकम थी, और साथ में एक सरप्राइज भी। जगह जानबूझकर ऐसी चुनी गई थी जो सुनसान हो, छुपी हुई हो, जहां कोई आसानी से न देख सके। अपनी बात पर भरोसा दिलाने और शक कम करने के लिए डेविड ने पुलिस जैसी जैकेट पहन रखी थी, ताकि लड़के उसे देखकर घबराए नहीं, बल्कि पुलिस समझकर उस पर भरोसा कर ले। जब लड़कों की डेविड से आमने सामने मुलाकात हुई तो उसे देखते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद उसका भारी शरीर, वो उस उम्र में ही काफी मोटा था, या फिर उसकी बातें, कुछ भी हो सकता है। बस उन्हें सही नहीं लगा। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसका प्लान शुरू में ही फेल हो गया। कोई फिजिकल हमला नहीं हुआ, क्योंकि बात वहीं खत्म हो गई थी। बाद में लड़कों ने सारी बात अपनी मां को बताई। उन लड़कों की मां ने डेविड के परिवार से बात की, लेकिन आखिर में
उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। उनका मानना था कि डेविड को जेल की नहीं बल्कि साइकेट्रिक इलाज की जरूरत है। उन्होंने इंसानियत के नाते यह फैसला लिया था, लेकिन डेविड के शैतानी इरादों को फिर से आज़ादी मिल गई और शायद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। मार्च 1975 के आखिर तक वो 18 साल का हो चुका था और स्कूल छोड़ने के करीब था। वही पुलिस जैसा यूनिफॉर्म पहने हुए उसने एक 8 साल के लड़के को स्कूल जाते देखा। उस लड़के का नाम था रिचर्ड ओकॉनर। उसने रिचर्ड का अपहरण कर लिया। लड़के को जबरदस्ती कार में बैठाने के बाद डेविड गाड़ी शहर के एक सुनसान जगह पर ले गया। उसने लड़के के साथ जबरदस्ती करने के इरादे से उस पर हमला कर दिया। हाथापाई में डेविड ने उसे बुरी तरह पीटा और उसका गला दबाया। यह हमला इतना भयानक था कि 8 साल के रिचर्ड ने डर और तकलीफ के मारे वहीं पॉटी और पेशाब कर दिया। उधर एक पड़ोसी ने रिचर्ड को गाड़ी में डालते हुए देख लिया था और फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने एक पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी ढूंढ ली और बैकअप बुलाया। जब अफसरों ने उसे गाड़ी से बाहर आने को कहा तो अंदर उन्हें रिचर्ड मिला, बहुत बुरी हालत में, खून से लथपथ, लगभग बेहोश। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। नथानियल को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। उसी दौरान वो हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट गया। वहां उसने फिर से खुद को कानून का अफसर बताकर एक 9 साल की लड़की का अपहरण किया। उसने फुसलाकर शायद लिफ्ट देने की बात कहकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर पिछली बार की तरह उस पर भी हमला कर दिया। वो उस बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि तभी डर और ट्रॉमा की वजह से उसे उल्टी होने लगी और उसका बदन झटके देने लगा। डेविड घबरा गया और चलती गाड़ी से लड़की को फुटपाथ पर फेंक दिया और भाग निकला। उसी वक्त वहां मौजूद एक गवाह ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। उसी एक जानकारी से उसे फिर से पकड़ा गया। उस पर अपहरण और यौन हमले के आरोप लगाए गए, लेकिन कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स की अथॉरिटीज के बीच तालमेल की कमी या कम्युनिकेशन की गड़बड़ी की वजह से इस गिरफ्तारी की पूरी जानकारी उसके मैसाचुसेट्स वाले प्रोबेशन ऑफिसर तक कभी पहुंची ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि इसे प्रोबेशन की कोई वायोलेशन माना ही नहीं गया। मई 1976 में उसकी प्रोबेशन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। उसे एक फॉर्मल लेटर भी दिया गया जिसमें उसके कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद तक लिखा हुआ था। सिस्टम की यही बड़ी चूक उसे खुलेआम घूमने की आजादी दे गई और इसी से उसका हौसला और बढ़ गया। 24 सितंबर 1977 की शाम मैसाचुसेट्स के श्रूजबरी में व्हाइट सिटी सिनेमा से 2 13 से 14 साल के लड़के मूवी देखकर बाहर निकले। हंसते हुए एकदम नॉर्मल सी शाम थी। डेविड अब 20 साल का हो चुका था। उसने उनसे बात की और खुद को अंडरकवर FBI एजेंट बताया। किसी तरह उसने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वो उन्हें एक सुनसान जगह ले गया। वहां उसने दोनों लड़कों को हथकड़ी लगा दी और उनके साथ गंदे काम करने लगा, साथ ही मारपीट भी की। उसने दोनों के जबरदस्ती कपड़े उतार दिए और लगातार हमला करता रहा। उसका वजन करीब 170 किलो था। वो बार बार एक लड़के की छाती पर कूदता रहा। उसकी हड्डियां तक टूट गई और वो तब रुका जब उसे लगा कि लड़का मर चुका है। उसने उसे सड़क किनारे फेंक दिया और दूसरे लड़के को गाड़ी की डिक्की में बंद करके वहां से चला गया। लेकिन पहला लड़का जिंदा था। कुछ समय बाद उसे होश आया और वो किसी तरह मदद लेने में कामयाब हो गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। करीब 1 घंटे के अंदर गाड़ी ढूंढ ली गई। डिक्की खोलने पर दूसरा लड़का भी जिंदा मिला और इस बार सिस्टम ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। पहली बार उसे एक बड़ी सजा का सामना करना पड़ा। उसे दोषी ठहराया गया और कॉनकॉर्ड शहर के मैसाचुसेट्स करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में उसे 18 से 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल की सजा ने उसके बारे में और डराने वाली बातें सामने ला दी। सजा मिलने के बाद जेल के एक साइकोलॉजिस्ट ने उसका इवैल्यूएशन किया। उन सेशन में ही खतरे की घंटी बजने लगी। बातचीत के दौरान वो अपने हिंसक सेक्सुअल फैंटेसीज को बहुत डिटेल में बताने लगा। उसकी बातें सुनकर साफ हो गया कि एक नॉर्मल करेक्शनल जेल उसे संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद उसे ब्रिजवाटर स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये मैसाचुसेट्स सरकार द्वारा चलाया जाने वाला ऐसा संस्थान था जो खास तौर पर सेक्सुअली खतरनाक अपराधियों के लिए बनाया गया था। वहां उसकी रहने की कोई तय समय सीमा नहीं थी। उसकी हिरासत अनिश्चित समय के लिए थी। फिर 22 मार्च 1984 को, जब वो अभी भी हिरासत में ही था, डेविड ब्राउन ने कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर
नीथानियल बेंजामिन लेवी बारजोना रख लिया। आमतौर पर नाम बदलना नई शुरुआत माना जाता है, लेकिन उसके मामले में इसने और सवाल खड़े कर दिए। नाम बदलने को लेकर उसने अलग अलग वजहें बताईं। एक बार उसने कहा कि वो ये समझना चाहता था कि यहूदी होने पर भेदभाव कैसा महसूस होता है। बाद में उसने कहा कि वो यहूदी है और चाहता है कि उसकी पहचान उसके नाम में दिखे। लेकिन सच ये था कि उसके परिवार की जड़ें स्कैंडिनेवियन थीं। नाम के अलावा उसके यहूदी होने का कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं था। उसी साल 1984 में उसका मामला एक और अजीब मोड़ पर पहुंचा। बचाव पक्ष की तरफ से बुलाए गए 2 साइकोलॉजिस्ट्स ने गवाही दी कि अब वो समाज के लिए खतरा नहीं है। इसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस या गवाही पेश नहीं की जा सकी। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी पैरोल हियरिंग जीत ली। 12 फरवरी 1991 को सुपीरियर कोर्ट के जज वॉल्टर स्टील ने उसकी रिहाई का आदेश दिया। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों की वजह से रिहाई जुलाई 1991 तक टल गई, लेकिन बात साफ थी, वो बाहर आने वाला था। हर कोई इस फैसले से सहमत नहीं था। ब्रिजवाटर में उसके इलाज से जुड़े साइकाइट्रिस्ट अब भी मानते थे कि उसके दिमाग में हिंसक ख्याल मौजूद हैं। उनका कहना था कि वो अब भी अपने ही परिवार के दूर के रिश्तेदारों के अपहरण और हत्या की कल्पनाएं करता है। इन सब असेसमेंट्स के बावजूद उसे रिहा कर दिया गया। कुछ ही हफ्तों में यह साफ हो गया कि जेल के सालों ने उसे बदला नहीं था। 9 अगस्त 1991 को मैसाचुसेट्स के ऑक्सफोर्ड टाउन में पोस्ट ऑफिस के बाहर एक 7 साल का बच्चा अकेला गाड़ी में बैठा था। डेविड ने उसे देख लिया। वो उस गाड़ी में घुसकर बच्चे की छाती पर चढ़ गया। उसका वजन करीब 136 किलो था। डेविड बच्चे को दबाकर मार देना चाहता था और पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त लड़के की मां वहां पहुंच गई। उसे देखते ही डेविड घबराकर वहां से भाग गया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पुलिस ने उसे पहचान लिया और थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने कबूल किया कि उसका इरादा उस लड़के को मारने का था। फिर भी इस बार भी नतीजा लंबी जेल सजा तक नहीं पहुंचा। उसने हमले और मारपीट के आरोप कबूल कर लिए और कोर्ट ने सिर्फ उसे 2 साल की प्रोबेशन की सजा दी। क्रिमिनल लॉ में प्रोबेशन का मतलब है कि दोषी को जेल भेजने के बजाय समाज में रहने दिया जाता है, लेकिन कड़े नियमों और निगरानी के साथ। इसके बाद एक और फैसला लिया गया जिस पर आगे चलकर काफी सवाल उठे। उसे ग्रेट फॉल्स भेज दिया गया, जहां उसकी मां रहती थी। मैसाचुसेट्स के अधिकारियों को शायद लगा कि जगह बदलने से खतरा अपने आप कम हो जाएगा। ग्रेट फॉल्स शिफ्ट होने के बाद नथानियल ने कोई अपराध नहीं किया। ऐसा लगने लगा जैसे वो बदल गया और समाज में घुल मिल गया हो। फिर एक दिन जैक गायब हो गया, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है। ये मामला डिटेक्टिव बिल बेलुची के पास पहुंचा। नियम के मुताबिक बेलुची को इलाके में रजिस्टर्ड अपराधियों की एक लिस्ट दी गई। उस लिस्ट में नथानियल का नाम नहीं था। कागजों में देखा जाए तो वो सिस्टम की नजर में ही नहीं था, लेकिन बेलुची सिर्फ फाइलों पर भरोसा करने वाले अफसर नहीं थे। कई गवाहों ने बताया कि जिस सुबह जैक गायब हुआ, उस सुबह नथानियल को उसी गली में देखा गया था। बेलुची के लिए यह काफी था। जहां बाकी लोग लिस्ट खंगाल रहे थे, वो एक ही इंसान पर ध्यान टिकाए बैठे थे। बेलुची ने नथानियल के घर के लिए सर्च वारंट लेने की कोशिश की, जहां वो अपनी मां के साथ रहता था। हर बार रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई। कानूनी तौर पर घर में घुसने के लिए काफी एविडेंस नहीं थे। इसी बीच नथानियल अपनी मां का घर भी छोड़ देता है, जिससे उस पर नजर रखना और मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये केस यूं ही सालों तक खींचता चला गया। करीब 3 साल तक ये एक खामोश लड़ाई बनी रही, एक जांच अधिकारी और एक संदिग्ध के बीच। नथानियल सिस्टम को अच्छी तरह समझता था। वो पहले भी इसकी कमियों और नियमों का फायदा उठा चुका था, लेकिन बेलुची उसे अलग नजर से देख रहे थे। 13 दिसंबर 1999 को बेलुची की मेहनत रंग लाई। उन्होंने नथानियल को एक लोकल एलिमेंट्री स्कूल के बाहर खड़ा देखा, और ये एक ही हफ्ते में तीसरी बार था। ये बात अपने आप में ही चिंता पैदा करने वाली थी। बेलुची को पहले से यकीन था कि नथानियल फिर कुछ करने की कोशिश करेगा। बच्चों के आसपास उसकी बार बार मौजूदगी ने उस डर को पक्का कर दिया। बाद में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 2 कैन पेपर स्प्रे, एक खिलौना बंदूक और एक बैज मिला। सब कुछ जाना पहचाना था।
वही उसका पुराना तरीका, लोगों को डराकर अपने कंट्रोल में करने का। उन्होंने नथानियल पर पुलिस अफसर बनकर घूमने और हथियार छुपाकर रखने का केस दर्ज कर दिया। ये कोई मर्डर चार्ज नहीं था, ना ही ये सीधे जैक के केस से जुड़ा था, लेकिन इतना काफी था कि जांच का दरवाजा खुल सके। 15 दिसंबर 1999 को एक जज ने नथानियल के घर और उसकी मां के घर दोनों के लिए सर्च वारंट मंजूर कर दिया। वारंट का दायरा सीमित था, यानी पुलिस को पूरे घर की तलाशी लेने की इजाजत नहीं थी। कोर्ट ने जो वारंट दिया था वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस से जुड़ी चीजें ढूंढने के लिए था, जैसे बैज, यूनिफॉर्म या ऐसा कोई सामान जिससे वो पुलिस अफसर बनकर घूम रहा हो। पुलिस दूसरी चीजें मनमाने तरीके से नहीं देख सकती थी। फिर भी सालों बाद जांचकर्ताओं को आखिरकार अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर उन्हें वही मिला जिसकी उम्मीद थी, पुलिस जैसी जैकेट और कोट, एक कोट की जेब में रखा खिलौना बैज, एक स्टन गन। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक हथियार है जो तेज बिजली का झटका देकर किसी इंसान को कुछ समय के लिए कमजोर या बेबस कर देता है। और एक बेसबॉल कैप जिस पर सिक्योरिटी एनफोर्समेंट लिखा था। लेकिन तलाशी सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रही। किचन में जांचकर्ताओं ने अपने सिर के ऊपर कुछ अजीब देखा। छत में एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट बनाया गया था। जब उसे खोला गया तो जांच का पूरा माहौल बदल गया, जिसके अंदर 2 एल्बम मिले जो बच्चों की कटी हुई तस्वीरों से भरे हुए थे, जो शायद मैगजीन या अखबारों से ली गई थी, जो ये बताती हैं कि वो बच्चों को लेकर एक तरह की सनक में इकट्ठा कर रहा था, जैसे शिकारी करता है। इसके अलावा वहां कुछ हाथ से लिखी नोट्स, मैगजीनों के ऐसे आर्टिकल जिनमें रस्सी से बांधने की अलग अलग तकनीकों के बारे में लिखा गया है। साथ ही एक ऐसा आर्टिकल भी मिला जिसमें सीरियल किलर्स की खतरनाक और घिनौनी फैंटेसीज का जिक्र था। अब मामला सिर्फ नकली पुलिस अफसर बनने का नहीं रह गया था। जैसे जैसे डिटेक्टिव्स ने उसका पुराना रिकॉर्ड और गहराई से देखा, एक और अहम बात सामने आई। रिकॉर्ड से पता चला कि 6 फरवरी 1996 को, जिस दिन जैक गायब हुआ था, नथानियल काम पर गया ही नहीं था। सिर्फ उसी दिन नहीं, बल्कि उससे पहले के कुछ दिनों में भी वो काम से एब्सेंट था। उसी दिन उसकी मां अपने दूसरे बेटे यानी नथानियल के बड़े भाई के साथ किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। उसकी मां ने अपनी गाड़ी घर पर ही छोड़ दी, जो एक सफेद रंग की 1978 मॉडल की टोयोटा कोरोला थी, और साथ ही नथानियल भी घर पर अकेला रह गया था। शुरुआती वारंट मिलने के सिर्फ 48 घंटे के भीतर डिटेक्टिव बेलुची ने एक और वारंट लिया। इस बार जांचकर्ता सिर्फ नकली बैज या यूनिफॉर्म ढूंढने नहीं आए थे, वो घर की ओर गहराई से जांच कर रहे थे। अंदर जैक के गायब होने के बारे में रखी हुई अखबार की कटिंग्स के बीच अधिकारियों को एक डॉक्यूमेंट मिला जिसका नाम था लेक वेबस्टर। ये कोई साधारण कागज नहीं था, ये एक लिस्ट थी जिसमें 55 लड़कों के नाम लिखे थे। ये लिस्ट कई साल पीछे तक जाती थी, नथानियल के मैसाचुसेट्स वाले अतीत तक। इसमें 1970 के दशक में जिन 3 लड़कों पर उसने हमला किया था उनके नाम भी थे। सबसे नीचे था जैकरी रामसी। उसके नाम के सामने उसने सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, डाइड, मतलब जैक मर चुका था। ये खोज अकेले ही केस की दिशा बदलने के लिए काफी थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जांचकर्ताओं को करीब 3500 बच्चों की तस्वीरें भी मिली। तलाशी में डिस्पोजेबल कैमरे और अनडेवलप्ड 35 मिलीमीटर फोटो फिल्म जब्त हुई। डिटेक्टिव बेलुची ने फोटो फिल्म को लैब में डेवलप करवाया। इसमें नेगेटिव और प्रिंट बनाई गई और बाद में उन्हें ध्यान से जांचा गया। जब इन्हें देखा गया तो नथानियल के साथ 3 अनजाने लड़कों की तस्वीरें सामने आईं। उनकी उम्र करीब 8 से 12 साल की होगी, लेकिन उन लड़कों की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि वो तीनों वहां के लोकल नहीं थे। अब सवाल और भी गहरे हो गए। वो लोग तस्वीरों में बिना कपड़ों के थे और फोटो घर के अलग अलग जगहों पर खींची गई थी, जैसे बिस्तर, फर्श और सोफे पर। कुछ तस्वीरों में नथानियल पूरी तरह नंगा था और उन लड़कों के साथ गंदी गंदी पोजीशन में दिख रहा था। फिर मिले उसके लिखे नोटबुक्स। पहली नजर में नोटबुक्स में बस कुछ अजीब ड्राइंग्स और बिखरे हुए अक्षर थे, जैसे कोई कोड लिखा हो। डिटेक्टिव्स ने इन्हें आगे की जांच के लिए ले लिया। रूममेट्स से पूछताछ हुई। एक पुराने रूममेट को याद आया कि उसने जैक के गायब होने की सुबह वैसा ही कपड़ा देखा था जो जैक पहनता था। उसी रूममेट ने यह भी बताया कि घर में खून लगे हैंड ग्लव्स मिले थे। एक और रूममेट ने कहा
कि नथानियल अक्सर अचानक जैक के बारे में बात करता रहता था, बिना किसी कारण के। जैसे खाने के दौरान या टीवी देखते समय वो जैक का नाम ऐसे ही बोल देता जैसे वो जैक को खुद जानता हो। एक बार उसने यहां तक कह दिया था कि जैक अब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके शरीर को काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया है। 1 महीने बाद नथानियल के नोटबुक्स में लिखे कोट को एक्सपर्ट्स ने समझ लिया। वो नोटबुक्स कुछ ऐसा था जैसे खाना बनाने की किताब हो। उसमें अलग अलग तरीके का खाना पकाने के रेसिपी लिखी थी, लेकिन ये कोई आम खाना बनाने की किताब नहीं थी। असल में इनमें इंसानी मीट को पकाने के बारे में पूरी डिटेल में लिखा गया था। उसने डिश के नाम भी लिखे थे, जैसे लिटिल पॉट पाई, फ्रेंच फ्राइड, लिटिल ड्यू और भी कई डिशेस के नाम जो बच्चों का शिकार करके उनके मांस से पकाता था। जब उसके परिवार के घर के गराज की तलाशी ली गई, जांचकर्ताओं को एक बड़ा प्लाईवुड का टुकड़ा मिला जो खून या दागों से भरा हुआ था और ब्लीच से साफ किया गया था। इसके ऊपर गहरे निशान थे। वो ये दिखा रहे थे कि इसे बार बार किसी चीज को काटने के लिए कटिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया था। डिटेक्टिव्स ने नथानियल के गराज पर लुमिनॉल छिड़का। ये एक ऐसा केमिकल है जो खून में मौजूद हेमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करके नीला हरा चमकता है, भले ही खून सालों पहले मिटाया गया हो। तभी फर्श पर अचानक TETA शब्द चमकने लगा। ये साबित करता था कि यह शब्द किसी समय खून से लिखा गया था। डिटेक्टिव्स ने इसे जेम्स टीटा नाम के एक लड़के से जोड़ा जो 1973 में व्रेन रिज, न्यू हैम्पशायर में बलात्कार और गला घोंटकर मारा गया था। उसकी उम्र उस वक्त 15 साल थी। जांच आगे बढ़ने पर और भी डराने वाली चीजें सामने आईं। जैक के गायब होने के बाद के दिनों में नथानियल ने पड़ोसियों को खाने की दावत में बुलाया। उसने उन्हें हिरण का मांस खाने के लिए बुलाया था, लेकिन जो मांस उन्होंने खाया वो हिरण का नहीं था। कुछ पड़ोसियों ने बाद में कहा कि उसके परोसे गए मांस का स्वाद थोड़ा अजीब था, लेकिन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उसके पास कोई बंदूक नहीं थी और उसका शिकार करने का लाइसेंस भी नहीं था। क्रेडिट कार्ड से पता चला कि जैक के गायब होने के लगभग 1 महीने तक उसने राशन की चीजें भी नहीं खरीदी थी और जांच में उसके मीट ग्राइंडर के अंदर इंसान के बाल भी मिले। आखिरी खोज उसके पुराने घरों में से एक के खुदाई के दौरान हुई। जांचकर्ताओं को 21 हड्डियों के टुकड़े मिले। जांच से पता चला कि ये हड्डियां 8 से 13 साल के लड़के की थीं। जैक रैमसे के केस की जांच के बावजूद कुछ जगहें ऐसी थीं जहां जांचकर्ता पहुंच ही नहीं पाए। घर की पाइपलाइन पहले ही बदल दी गई थी क्योंकि बार बार जाम हो जाता था, इसलिए पुरानी पाइपों की जांच करना नामुमकिन था। जो कुछ भी कभी उनमें से गुजरता होगा वो अब मौजूद नहीं था। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि मीट ग्राइंडर में मिले बाल और खुदाई में पाए गए हड्डियों के टुकड़े जैक के नहीं थे। DNA जांच ने दिखाया कि ये 2 अलग अलग अफ्रीकी अमेरिकी लड़कों के थे। उनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। जैक के गायब होने की घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। लोग बहुत गुस्से में थे और जांच पर दबाव बढ़ गया। नथानियल के खिलाफ कुछ आई विटनेस भी थे जिन्होंने उस दिन गाड़ी के बारे में बताया था जब वो गायब हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप साबित करना मुश्किल था। ऊपर से जैक की मां ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा मर चुका है। उन्होंने नथानियल को भी जैक के गायब होने का जिम्मेदार नहीं माना। एक साइकिक यानी जो भविष्य देखता है, उसने उन्हें यकीन दिलाया कि जैक अभी जिंदा है और वो अब इटली में है। जैक की मां ने यहां तक कहा कि अगर नथानियल पर उनके बेटे की हत्या का केस चले तो वो खुद उसे बचाएंगी। बिना शव और बिना मां के समर्थन के प्रोसिक्यूटर के पास कोई मजबूत आधार ही नहीं था, इसलिए जैक के गायब होने से जुड़े आरोप आखिरकार कमजोर एविडेंस की वजह से छोड़ दिए गए। जांचकर्ताओं के लिए जिन्होंने सालों तक केस तैयार किया, ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पुलिस ने नथानियल के घर से मिले हजारों फोटो में से 2 लड़कों की पहचान कर ली। लेक वेबस्टर लिस्ट में 2 नाम ऐसे लड़कों के थे जो पहले नथानियल के अपार्टमेंट में रहते थे। पूछताछ में एक लड़के ने बताया कि उसे और एक दूसरे बच्चे को रात को सोने के लिए बुलाया गया था और नथानियल ने उनके साथ गलत काम किया, लेकिन दूसरे लड़के ने मामला उलझा दिया। उसने कहा कि नथानियल उसका दोस्त है और कभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे केस फिर उलझ गया। कई सालों तक नथानियल आराम से और पूरी योजना के साथ बच्चों का शिकार करता रहा, लेकिन जब 2002 में केस कोर्ट में आया तो उसके खिलाफ काफी एविडेंस नहीं था जो उसे उन सभी हत्या से सीधे जोड़ सके।
उसके ऊपर सिर्फ वही अपराध शामिल किए गए जो मोंटाना में हुए थे, जहां पीड़ित बच्चे जिंदा थे और खुद कोर्ट में आकर गवाही दे सकते थे। उन्होंने पूरी तरह सिर्फ 3 लड़कों पर फोकस किया जो ग्रेट फॉल्स के थे। इन पर 1998 और 1999 में हमला किया गया था। ये सब पड़ोस के बच्चे थे जो नथानियल के अपार्टमेंट के पास ही रहते थे। इन्हीं 3 केस को आधार बनाया गया फरवरी 2002 के ट्रायल के लिए जो ब्यूट मोंटाना में हुआ। तीनों पीड़ितों ने खुद कोर्ट में गवाही दी। पहला लड़का 14 साल का था जो मुकदमे के टाइम 17 साल का हो चुका था। उसने बयान दिया कि नथानियल ने उसे बेडरूम में बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसे बुरी तरह पीटा गया। दूसरा लड़का उस 14 साल वाले का 8 साल का कजिन था। उसने बताया कि एक बार जब वो उसके घर पर आया तो नथानियल ने उसके सारे कपड़े खोलकर किचन की छत में पुली और रस्सी फिट करके उसे गर्दन से लटका दिया था। उसका दम घुट रहा था, लेकिन नथानियल वहीं खड़ा होकर हंसता रहा। इस गवाही से उसके ऊपर अब सीरियस चार्जेस लगाना मुमकिन हो गया। तीसरा लड़का भी पड़ोस का ही था। उसने गवाही दी कि उसके साथ भी नथानियल ने जबरदस्ती गंदा काम किया। सिस्टम की लगातार गलतियों के बावजूद इस बार नथानियल का फैसला अलग हुआ। उसे अपहरण, गंभीर हमला और कई यौन हमलों के लिए दोषी पाया गया और आखिरकार मई 23, 2002 को कोर्ट ने उसे बिना पैरोल के 130 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें यौन शोषण के लिए 100 साल, अपहरण के लिए 10 साल और हथियार से हमला करने के लिए 20 साल शामिल है। नथानियल 2008 तक जेल में रहा। उस साल दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे जेल की सेल में बेहोश पाया गया। उसकी सेहत लंबे समय से बिगड़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसकी मौत के साथ कई सवाल भी खत्म हो गए। जैक रैम्से का शव कभी नहीं मिला। उसकी तकदीर मोंटाना की सबसे भयानक रहस्यों में से एक बनी हुई है और कोई भी यह साबित नहीं कर सका कि क्या नथानियल ने सच में उसे मारा और डायरी और हड्डियों के टुकड़ों जैसी चीजों के अनुसार शायद खाया भी। फर्श पर खून से लिखा TTA, लेक वेबस्टर की लिस्ट जिसमें दर्जनों लड़कों के नाम थे, हजारों तस्वीरें और हड्डियों के टुकड़े, ये सब साफ बताते हैं कि और भी कई बच्चे उसका शिकार हुए होंगे जिनकी कहानियां शायद कभी सामने नहीं आएंगी। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।